अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लम्स यूनिवर्सिटी के बीएससी नर्सिंग के पास पेपर्स। तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज आया हुआ है, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है। तो 3-4 ऑप्शन होंगे आपके पास। तो जो सही ऑप्शन है वो ये है, वेरियस इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैग्नीट्यूड में भी चेंज होती है और डायरेक्शन में भी चेंज होती है। ठीक है। दूसरा आपके पास एमसीक्यूज आया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो किस स्पीड के साथ ट्रेवल करती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट के साथ क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। उसके बाद आपके पास सवाल आया हुआ है, द ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी क्या होती है, जीरो। क्लियर बात है, याद करनी है। याद करने वाला एमसीक्यूज है, न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ। न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है वो किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है, तो भाई वो फोर्स की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। उसके अलावा शार्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच में जो शार्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। हाँ, यहाँ पर एक बात याद करना, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपका ज़ीरो हो सकता है पर डिस्टेंस आपका कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। क्लियर बात है। उसके अलावा हाँ, अभी बड़े मज़े का एमसीक्यूज है, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बोल रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या होगा, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें किस चीज़ की वैल्यूज देगा, तो वो हमें भाई देगा स्पीड की वैल्यू। यहाँ पर याद करना, अगर ये होता डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें किस चीज़ की वैल्यू देगा तो फिर हम वेलोसिटी पर टिक लगाते। ठीक है। ऐसे अगर एमसीक्यूज होता वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस चीज़ की वैल्यू देगा तो वो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। अच्छा, अगला एमसीक्यूज भी बड़े मज़े का है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है। या वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, इसे भी पावर बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड पावर। तो पावर की 2-3 डेफिनेशन से याद कर लेना अच्छे तरीके से। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास अगला सवाल आया हुआ है, व्हेन वेव एंटर्स फ्रॉम। ठीक है, व्हेन वेव एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। जब वेव जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो उसकी कौन सी चीज़ सेम रहती है, तो भाई वेव की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। उसकी स्पीड भी चेंज होती है, उसकी वेवलेंथ भी चेंज होती है। ठीक है। उसके अलावा एट हाईएस्ट पॉइंट, फॉर एग्जांपल हमने एक बाल फेंका है ऊपर की तरफ, तो बोल रहा है हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो भाई हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी ज़ीरो। क्लियर बात है। उसके बाद फिर आपके पास सवाल है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड, सिंपल है, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं उसे। उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। स्टैटिक फ्रिक्शन किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, तो वो एरिया ऑफ सरफेस पर डिपेंड नहीं करती। उसके बाद आपके पास सवाल है, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मोशन की स्टडी मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। फिर मैकेनिक्स की 2 टाइप होती हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनामेटिक्स, आपने पढ़ा होगा। उसके बाद आपके पास 13th एमसीक्यूज है, लाइट हैज़ वेरियस यूनिक प्रॉपर्टीज़। लाइट के पास वेरियस यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है। तो बोल रहा है बताओ वो कौन सी थ्योरी है जिसके मुताबिक लाइट जो है वो लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करती है। मतलब पहले स्टेटमेंट में बता रहा है लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है। अब फिर पूछ ये रहा है कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो ये शो करता है कि लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। तो आपके पास एक्सपेरिमेंट जो है उसका नाम है यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस। तो आपको याद करना ये एमसीक्यूज। उसके बाद आपके पास सवाल आया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्केलर क्वांटिटी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी, बहुत सारी स्केलर क्वांटिटीज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर जीरो होता है, मिडवे बिटवीन 2 इक्वल चार्ज ऑफ सेम साइन, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका जीरो होता है। उसके अलावा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूनिट क्या होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, आपको याद करना है। उसके अलावा आपके पास सवाल आया हुआ है, द एटीपी इज फॉर्म्ड इन। सबको पता है एटीपी कहाँ पर बनती है, एटीपी आपके पास बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है। एटीपी आपके पास कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। सही है। उसके बाद आपके पास सवाल आया हुआ है, इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जब प्रोसेस होता है तो टोपो आइसोमर्स प्ले अ प्रोमिनेंट रोल इन। टोपो आइसोमर्स किस चीज़ के अंदर रोल प्ले करते हैं, दे रिलीव ट्रोपोलॉजिकल स्ट्रेस क्रिएटेड ड्यूरिंग डीएनए स्ट्रैंड सेपरेशन। अच्छा, क्या होता है जब डीएनए स्ट्रैंड्स की सेपरेशन होती है ना, तो वो स्ट्रैंड जब अलग हो रही होती है ना, तो स्ट्रैंड अलग हो रही हैं तो पीछे से स्ट्रैंड क्या करती हैं, वापस मिलना शुरू करती हैं। तो ऐसे तो डीएनए कभी भी रिकॉइल नहीं होगा।
तो ट्रोपो आइसोमेरेसिस का काम क्या होता है, वो डीएनए की जो स्ट्रेंड्स होती हैं उनको वापस जो है ना क्वाइल नहीं होने देता। क्लियर बात है। उसके अलावा आपके पास सवाल आया हुआ है एमसीक्यू नंबर 19, एन फार्माइल मिथोनाइल टीआरएनए is closely identified with the synthesis of all of the following except, सही जवाब होगा यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। मतलब ये एक कंपाउंड है, बोल रहा है इसको फाइंड आउट करने के मेनी मेथड्स हैं, ठीक है, बट एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू इसको नहीं मालूम कर सकते, तो वो मेथड कौन सा है, यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। देखें लम्स ने बीएससी नर्सिंग की टेस्ट इतनी मुश्किल दी हुई है, ये टेस्ट समझे एमडीकेट से टक्कर में। इट मीन्स आपकी जो बीएससी नर्सिंग है वो इस वक्त बहुत मतलब ज़्यादा उसका स्कोप हो रहा है। तो आगे चलते हैं, आपके पास 20 एमसीक्यूज है। पैरामिडाइन दैट इज एब्सेंट इन आरएनए, सबको पता है थायमिन डीएनए में मौजूद होता है। उसके बाद आपके पास सवाल आया हुआ है, देखिए सवाल कितने मुश्किल आए हुए हैं। इन फ्रॉग द वीन ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द टंग इज, टंग में वो कौन सी वीन होती है जो ब्लड लेके फिर वो हार्ट तक लेकर जाती है, अजाइगस वीन, ठीक है। होप इतना क्लियर हुआ होगा। आगे आपके पास सवाल है, इन अवर एक्सपायरेटरी एयर ऑक्सीजन कंटेंट इज अराउंड। देखें ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो 21% लेते हैं, फिर हमारी बॉडी उसमें 5% ऑक्सीजन यूज़ करती है, बाकी 16% ऑक्सीजन हम वापस बाहर निकाल देते हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा, 16। उसके अलावा फिर आपके पास 23rd एमसीक्यूज है, फिक्सिंग और बेंडिंग, जो हमारी आर्म होती है फिक्स होती है या बेंड होती है वो कौन से मसल्स करवाते हैं, बाइसेप मसल। कितने मुश्किल एमसीक्यूज देते हैं। फोर्थ वेंट्रिकल इज प्रेजेंट इन, फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जो एग लैंग मेमल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मोनोट्रीम्स, ठीक है। उसके अलावा फिर सवाल आया हुआ है, इफ एन ऑब्जेक्ट मास एंड नेट फोर्स, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास और नेट फोर्स दोनों आपको दिए हुए हैं तो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक हम कौन सी दूसरी क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं। तो सिंपल है भाई, अगर मास और फोर्स दिया हुआ है तो हम एक्सेलरेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा फिर द वैल्यू ऑफ प्रेशर डिक्रीजेज, प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं। क्लियर बात है, होप इतना क्लियर हुआ होगा। उसके बाद 28 एमसीक्यूज आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर बोथ स्केलर क्वांटिटीज, स्पीड और मास दोनों स्केलर क्वांटिटीज है। उसके बाद आपके पास 29 एमसीक्यूज है, ठीक है। दोज वेव्स ऑन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम हैव अ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन, मतलब जिस तरफ डायरेक्शन उसी तरफ मीडियम के पार्टिकल्स, मतलब दोनों पैरेलल होंगे तो उस वेव को लॉन्गिट्यूडनल कहा जाता है। याद कर लेना, लॉन्गिट्यूडनल वेव में मीडियम और पार्टिकल दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जबकि ट्रांसवर्स वेव में दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर एमसीक्यूज में कहीं भी वर्ड परपेंडिकुलर आ जाए तो आंखें बंद करके ट्रांसवर्स वेव पर टिक लगा देना, अदरवाइज आपका जो जवाब होगा वो होगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्लियर बात है। उसके बाद आपके पास 30 एमसीक्यूज है, अकॉर्डिंग टू डेज द वॉल्यूम ऑफ ग्रीन मास ऑफ, अच्छा वॉल्यूम ऑफ ग्रीन मास ऑफ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ये किसकी स्टेटमेंट है, 40 लाख स्टेटमेंट है, याद करनी है। या 40 लाख में कभी कभी ऐसा बोलता है द वॉल्यूम ऑफ ग्रीन मास ऑफ गैस इंक्रीजेज बाय इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम 1/273 टाइम्स वगैरह वगैरह, तो आप वो भी 40 लाख होगा, ठीक है। उसके अलावा इन फर्टिलाइजर प्लांट यूरिया जो होता है वो किस चीज़ की फॉर्म में मिलता है, वेपर की फॉर्म में मिलता है। उसके अलावा फिर आपके पास सवाल आया हुआ है, लेविस रिलेशनशिप इज डायरेक्टली कंसर्न्ड विथ बोथ, लेविस रिलेशनशिप जो है वो किस चीज़ के साथ कंसर्न है, वो हीट और मास के साथ कंसर्न है, ठीक है। फिर आपके पास सवाल आया हुआ है 33 एमसीक्यूज, एट एनी पॉइंट ऑन द इन्वर्जन कर्व, ठीक है। इन्वर्जन कर्व होती है, जोल्स थॉमसन इफेक्ट होता है जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है, जैसे हमारे हाथ पर कोई परफ्यूम लगाता है कूलिंग इफेक्ट फील होता है, तो ये जोल्स थॉमसन इफेक्ट है। तो उसमें एक कर्व बनती है, तो बोल रहा है उस कर्व पर जो ना इन्वर्जन की वैल्यू वगैरह क्या होती है, तो वो आपके पास 0 होती है। उसके अलावा ऑल सब्सटेंसेज हैव द सेम वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी, देखें सभी सब्सटेंसेज की हीट कैपेसिटी की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती, सबकी डिफरेंट होती है। बट हाँ, अगर हम बात करें एब्सोल्यूट टेम्परेचर की, जो कि आई थिंक 0 होता है, तो उस टेम्परेचर पर सबकी हीट कैपेसिटीज क्या होंगी, वो 0 हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। चलें 35 एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करते हैं। देखें कितने मुश्किल उन्होंने एमसीक्यूज बनाए हुए हैं। फॉस्फेट पॉल्यूशन किस चीज़ की वजह से होता है, वो सेवेज की वजह से होता है, और एग्रीकल्चर जो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं उनकी वजह से होता है। साइंकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कम्युनिटी इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट, मतलब कम्युनिटी और एनवायरनमेंट का आपस में क्या रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी साइंकोलॉजी के अंदर करते हैं। एमसीक्यूज देखिए आप कितने मुश्किल है। जर्मिनेशन ऑफ सीड इज प्रोमोटेड बाय रेड लाइट, सीड की जर्मिनेशन रेड लाइट प्रोमोट करती है।
अच्छा, आप सबको पता होगा कि लम्स इस टाइम जो है आपके जो पेपर्स ले रही है वो कंप्यूटर बेस्ड ले रही है। अच्छा, उसके अलावा 38 इन शार्ट डे प्लांट्स, शार्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को कौन सी चीज़ इंटरप्ट करती है? इसका जवाब मुझे नहीं मिला, आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा। उसके अलावा 39 MCQs, हु गेव द सेलुलर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोजुअन्स? प्रोटोजुअन्स जो हैं वो भी एक सेल के बने हुए होते हैं, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वॉन सीबोल्ड ने दिया था। उसके अलावा पेलिसिल किसके अंदर मौजूद होती है? अमोबा वेरो क्या है, वेरुकोसा, इसके अंदर पेलिसिल मौजूद होती है। एमसीक्यूज इतने मुश्किल हैं, बड़े टफ एमसीक्यूज हैं। अच्छा, उसके अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज क्लेटिलम? किसके पास क्लेटिलम होता है? 4-5 ऑप्शन होंगे तो आपके पास अर्थवर्म के पास क्लेटिलम होता है। ठीक है, उसके अलावा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज्ड फॉर फ्लाइट? फ्लाइट के लिए कौन से फीदर्स, फ्लाइट के लिए कौन से फीदर्स यूज होते हैं? तो जो फीदर्स यूज होते हैं उनको बोला जाता है कॉन्टोर फीदर्स। क्लियर बात है। फैकल्टेटिव पैरासाइट वो होता है जो पैरासाइट हो, नुकसान भी दे, पर वो अकेला भी रह पाता है, कि मतलब बॉडी से बाहर भी रह पाता है। हाँ, फाइलोइड इज मॉडिफाइड। फाइलोइड क्या है? फाइलोइड एक मॉडिफाइड स्टेम भी है या पेट्यूल भी है, दोनों सही हैं। ठीक है। द फेनोमेना ऑफ सल्फर शोवर, सल्फर शोवर का फेनोमेना कौन शो करता है? कौन सा प्लांट शो करता है? पाइनस ट्री शो करता है। एमसीक्यूज देखें, प्लांटी को तो उन्होंने ऐसा घुसाया हुआ है जिसे हमने आगे चल के प्लांटी पढ़नी है। उसके अलावा 46 MCQs, द कॉमन फेज ऑफ एरोबिक और एनोबिक रेस्पिरेशन, इनका कॉमन फेज क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है, और ये ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है, पढ़ लेना इतना बड़ा, इम्बिडिन मेयर पार्टनर्स पाथवे। उसके अलावा जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया मोस्टली किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा द यूवी वेव्स ऑन एटमॉस्फेयर इज चेक्ड बाय, जो यूवी वेव्स होती हैं एटमॉस्फेयर में उन्हें चेक कौन करता है? ओजोन लेयर चेक करती है। रिंगवर्म किस चीज़ की वजह से होती है? माइक्रोस्पोरम की वजह से होती है। उसके अलावा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम शेल 18। उसके अलावा मास पर यूनिट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। और एवापोरेशन किस चीज़ पर डिपेंड करती है? एवापोरेशन सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, प्रेशर पर डिपेंड करती है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक और एमसीक्यू याद कर लेना, एवापोरेशन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एवापोरेशन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये वीडियो थी आपके साथ लम्स बीएससी नर्सिंग की पास पेपर की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।